चलिए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नर्मदापुरम से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पिपरिया में बीजेपी ने शांति मार्च निकाला है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के विरोध में ये मार्च निकाला गया, जहां ईरानी समाज के लोगों पर मारपीट का आरोप है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एसडीओपी पिपरिया को ज्ञापन भी सौंपा है। तो नर्मदापुरम से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पिपरिया में बीजेपी ने शांति मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट के विरोध में ये मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि ईरानी समाज के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की थी, जिसका आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं में है। और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने एसडीओपी पिपरिया को ज्ञापन भी सौंपा है और ये कहा है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है, जहां बस्तर विधानसभा में 18.36% मतदान हुआ है। जगदलपुर विधानसभा में 17.34% मतदान, तो वहीं चित्रकूट में 11.03% मतदान हुआ है। नारायणपुर में विधानसभा में 21.6% मतदान, तो वहीं दंतेवाड़ा में 33% मतदान हुआ है। तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है और इसी के चलते कुछ ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है 10 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से, तो वहीं 10 विधानसभा सीटों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जो कि शाम 3 बजे तक और शाम 5 बजे तक चलेगी। और इसी के मद्देनजर अब आपको ये बड़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो बस्तर विधानसभा में 18.36% मतदान हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर मतदान प्रतिशत की बात कर ली जाए तो दंतेवाड़ा में अब तक 33% मतदान हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। और देखिए दंतेवाड़ा की अगर बात कर ली जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए। लेकिन आप यहाँ पर एक बड़ी बात ये सामने आती है कि तमाम जो मतदाता है, नक्सलियों द्वारा लगातार मतदाताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो वोटिंग ना करें और इस मतदान के महापर्व में भाग ना ले। लेकिन उसके बावजूद भी दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पे 33% मतदान हुआ है अब तक। यानी कि मतदाताओं में कितना उत्साह है, कितनी उमंग है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन प्रत्याशियों की तमाम जो प्रचार प्रसार था, उसके साथ ही सुरक्षा के जो इंतजाम थे, और यही वजह है कि लगातार मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा था कि किस प्रकार से वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। और इसी वजह से तमाम जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और लगातार मतदान किया जा रहा है। तो 40 लाख ऐसे उम्मीदवार हैं जो 223 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। इनमें अगर मतदाताओं की बात कर ली जाए तो देखिए जो 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से महिलाओं को लुभाने के लिए कई प्रकार के प्रयास भी किए गए। चाहे घोषणा पत्र में स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए कर्ज माफी की बात कर ली जाए, या बीजेपी की ओर से सालाना 12,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर रिझाया भी जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप तक ये बड़ा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। जहां पर पिछले साल की बात कर ली जाए तो देखिए 2018 में 76.35% मतदान हुआ था और ऐसे में अब ये आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी मतदान में जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हो सकता है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में बस्तर से संवाददाता रविश शर्मा जुड़ गए हैं। रविश, अगर बस्तर संभाग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें आती है। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी बूथ पर मौजूद है, वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह है? जी, मैं आपको बता दूं, मैं अभी चित्रकूट विधानसभा जो कि पीसीसी हेड का जो है यहाँ पर निवास भी है, उसी स्थान पे हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो है साहू पारा है यहाँ पर सिरिसगुड़ा में, जहाँ पर मतदान करने के लिए भारी संख्या में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफी भीड़ जमा हुई है। साथ में आप देख पा रहे हैं महिलाओं का भी रुझान काफी अधिक है, क्योंकि इस बार जो है व्यवस्थाएं उस तरीके की गई हैं कि महिलाएं अलग से कतार में लगे और जेंट्स भी अलग कतार में लगे। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आप देख पा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पूरा सुदूर एरिया है, तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन का बिल्कुल तैनात है। पूरा चीज साथ साथ
हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो योजना है महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के लिए जो रीपा की योजना इनके द्वारा चलाई गई है, और उसमें महिलाओं को काम देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं एक सुदूर एरिया है, यहाँ पर अगर रोजी रोटी के लिए स्टार्टअप जमता है, अगर कुछ थोड़ा सा भी पैसा इनको प्राप्त होता है तो ये इनके लिए पर्याप्त होता है। उसी दृष्टि को देखते हुए महिलाएं हमेशा जो है अभी खास करके स्वयं सहायता समूह की तरफ आकर्षित हो रही हैं और उसी आकर्षण में अपना मतदान बढ़ा रही हैं। जी रविश, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे कई सारे मतदाता हैं। एक बार उनसे जाकर बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके जहन में है, जिसको लेकर वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आने वाले हैं। जी, मैं आपको ले चलता हूँ। दादा, आपने चुनाव अपना मतदान किया? आप वोट दिया? आपने नहीं दिया अभी? अच्छा, वोट क्यों दे रहे हैं आप? वोट देने से आपको क्या लाभ होगा? वोट देने जो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। थोड़ा सा शिक्षा को देखते से ही प्रॉब्लम होती है। ये शहर का युवा है। बेटा, आप कितने वर्ष के हैं? 22 साल के हैं। आप चुनाव में मतदान अपना क्यों कर रहे हैं? इससे क्या लाभ होगा? तो देखिए, कहीं ना कहीं इस एरिया का जो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, अपने वन भूमि और जन्मभूमि से ही इनका जो है जीवन यापन होता है, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं चीजों को लेकर के, लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए ये यहाँ पर अपना मतदान करने आए हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जी, सुधर जी, क्या काम करते हैं? किसान है। बात अभी जो योजना निकली थी, उन योजनाओं का आपके ऊपर फर्क पड़ा है या फिर कुछ और सोच करके कि कुछ और नया होगा उसको लेकर के आप मतदान करने आए हैं? क्या लाभ क्या होगा? तो नया थोड़ा सोच में आगे कुछ हमारा जो समस्या को दूर करने के लिए और अच्छा जीवन बिताने के लिए हमारा अधिकार जो वोट देने हैं। जी, तो यहाँ पर और सुविधाएं हैं जैसे रोड, पानी, बिजली वगैरह सारी चीजें हैं। रोड, बिजली है, जिले है। स्वास्थ्य को लेके अभी छोटा रोड भी है, लेकिन गली गली में नहीं हुआ है। लेकिन वो गली गली में भी रोड बन जाए, हमारा स्वस्थ रहने के लिए हॉस्पिटल या रहने के लिए जो मकान हो, सारी व्यवस्था होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग सरकार को वोट देने आए। तो देखिए, यहाँ का मतदाता जो है किस तरीके से एकदम अपनी बात को सहजता से रखे हुए हैं, और उनका मानना है, उनका सोचना यह है कि एक अच्छी सरकार बनेगी, विकास होगा, स्वास्थ्य को लेकर चीजें ठीक होंगी, और भी मुद्दे रहेंगे। आइए हम लोग और भी बातें करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो है उनके ऊपर चुनाव का जो है। आप जी अपना नाम बताएंगे? क्या आपने मतदान किया अपना? क्या सोच के अपना जो है मतदान किया है? अपना उम्मीदवार है सर पूरा बीजेपी पर। अच्छा, क्या विकास की तरफ आप सोचते हैं कि किस तरीके का विकास होगा? होता भी नहीं सोचते हैं सर, अभी तो कर पाएंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर मतदान भी युवाओं में काफी अच्छा माहौल और उत्साह भी है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दीदी मैं बताऊं कि कुछ एरिया बिल्कुल समझ सकते हैं रवीश की काफी शांत स्वभाव के होते हैं और इसी वजह से कैमरा फेस करने में थोड़े से शर्मा रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर लाइन में भी लगे और अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। रवीश, एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि लोकतंत्र पर नक्सल तंत्र हावी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे में जो है सिक्योरिटी के रूप में आप देख पा रहे हैं, तो काफी जवान यहाँ पर तैनात हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हमेशा कहीं ना कहीं सरकार का जो है इन पे सुरक्षा की दृष्टि से एक बढ़िया सा इंतजाम किया गया हुआ है, और काफी अच्छी सुविधाओं के साथ में पानी पीने की सुविधा इनको दी गई है। मतदाता लोगों को छांव का शेड लगाया हुआ है, और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल काफी ज्यादा मात्रा में तैनात है। जी, चित्रकूट में आप अभी मौजूद हैं, और फिलहाल अगर यहाँ की सियासी समीकरण को समझा जाए तो दीपक बैज जो कि सांसद है और उसके साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? जी, देखिए कि विकास को लेकर की जिस योजनाएं जो इनके द्वारा अभी जो फिलहाल में पत्र द्वारा बताई गई थी, उस योजनाओं का कहीं ना कहीं, क्योंकि ये स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, इन्हीं के बीच में पढ़े बड़े हैं ये, तो उन्हीं के बीच में पढ़े बड़े लोग हैं, इन्हीं का ये मानना है कि हमारा जो बस्तर का बेटा है हमारे लिए विकास करेगा।
और इसी को सोच के उन्होंने भारी मतों से उनको एक विधायक बनाया, विधायक के बाद सांसद बनाया, सांसद के बाद आज आप देख पा रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष भी यहाँ से जो है इनके द्वारा दिए गए हैं ताकि विकास हो सके। जी रविश, सबसे बड़ी बात होती है कि कई सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जनता अपने केंद्र तक पहुंचती है और अपने मत का प्रयोग करती है। फिलहाल अगर बस्तर संभाग की बात कर ली जाए तो 12 विधानसभा सीटों में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जिन्हें फोकस किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जनता उन समस्याओं से निजात चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो एरिया है और ये बस्तर है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है और दर्शकों को भी बता दूं कि यहाँ का जो जीवन है, जो सिर्फ जंगल से ही यहाँ का जीवन चलता है। सरकारी योजनाएं अपने निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पर पहुंचने में काफी समय लगता है, क्योंकि नस्ल कहीं ना कहीं इसके ऊपर हावी रहा है। विकास नहीं होता है क्योंकि विकास को लेकर के ही ये चुनाव को लेकर के जब बहिष्कार होता है तो उसका कारण विकास का रुक जाना होता है। बिल्कुल। इसलिए आम जनों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती। यहाँ का जीवन, अब यहाँ पर मैं आपको और अपडेट कर दूं, क्योंकि बस्तर है, यहाँ पर खनिज लवणों से भरा हुआ है, यहाँ लोहा पैदा होता है, यहाँ पर सिंदूर पैदा होता है, यहाँ पर चिरौंजी पैदा होती है, यहाँ पर हरड़ पैदा होता है। वन उपज में जितने भी हम औषधि के रूप में देखें और खनिज लवण के रूप में देखें तो बस्तर, यहाँ से आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ के बाद पूरे आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इमली का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ होता है। जी, तो वन उपज और साथ ही साथ किसानी खेती कहीं ना कहीं आय का स्रोत माना जाता है और उसी को लेकर, उसी बात को जहन में रखकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रविश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार हम आपको अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बूथ केंद्र पे हमारे संवाददाता मौजूद है और मतदाताओं में कितना उत्साह है, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अपडेट भी हम आपको पल पल तक पहुंचा रहे हैं अनादि टीवी के माध्यम से। जहां पर आपको बता दें कि 20 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से 10 विधानसभा सीटों और सुबह 8 बजे से 10 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम को 5 बजे तक और 3 बजे तक चलने वाला है। तो ऐसे में अलग अलग तस्वीरें, यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात कर ली जाए तो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और देखिए, कई ऐसे नेता है, प्रत्याशी है और जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते भी नजर आ रहे हैं। लता उसेंडी की तस्वीरें आप देख सकती है। ये लता उसेंडी जो कि कोंडागांव से प्रत्याशी है और जिनके सामने मोहन मरकाम जो कि कांग्रेस के मंत्री है वो है और ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर एक प्रत्याशी भी करता नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बुजुर्ग है और जो दिव्यांग है वो अगर बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे तो उनकी सुविधाएं भी यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से की गई है और लंबी लंबी कतारें और चेहरे पे एक मुस्कुराहट अपने अधिकार का, अपने मताधिकार का, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके। और यही वजह है कि लंबी लंबी कतारों में अपने मताधिकार का प्रयोग और अपनी बारी का इंतजार करते ये मतदाता नजर आ रहे हैं। और देखिए, महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो महिला सबसे ज्यादा इन 20 विधानसभा सीटों पर महिला वोटर्स ज्यादा है और इसी के मद्देनजर तमाम घोषणाएं, तमाम वादे भी किए गए हैं। और वहीं पर 40 लाख ऐसे मतदाता हैं जो आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी, ये वही मतदाता है जो अपने मताधिकार से इसका फैसला करने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ी, और अगर 20 विधानसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो 2018 में 17 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई थी। 3 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिसपे एक राजनांदगांव और दंतेवाड़ा, 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और वहीं एक विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो जेसीसी-जे ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कोंटा से, जहां पर नक्सलियों ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि डीआरजी बल के ऊपर फायरिंग की गई, जहां सभी जवान सुरक्षित है और मतदान लगातार जारी है। देखिए, नक्सल जो अपनी कायराना हरकत है उससे बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार कई सारी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जो उनके जो मंसूबे है उसको कामयाब नहीं होने दिया रहा है और यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जारी हो। इसी के चलते मतदान लगातार किया जा रहा है। तो नक्सलियों ने फायरिंग की है, डीआरजी बल के ऊपर ये फायरिंग की गई, जहां सभी जवान सुरक्षित हैं और इसके साथ ही लगातार मतदान जारी है। इससे पहले भी आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से सुकमा में नक्सलियों के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था।
तो देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें जहां पर जो प्रत्याशी है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और हम जिस प्रकार से बात कर रहे थे 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो देखिए जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि 17 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई थी, एक और विधानसभा सीट पर जेसीसी-जे ने जीत हासिल की थी, 2 विधानसभा सीटें अगर हम बात करें बस्तर की और उसके साथ ही अन्य विधानसभा सीटों की, तो वहां पर कांग्रेस जीत हासिल कर चुका है। तो चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं कवर्धा की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता संजू गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजू, अगर कवर्धा की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है और मतदाता कितने उत्साहित है अपने मताधिकार को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे से लेकर मतदान शुरू हो चुका है, जिसे लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। इसके अलावा जो नए बैच है, जो 18 से 19 वर्ष आयु के जो बच्चे जो पहली बार अपना मतदान का उपयोग करेंगे, उसमें खास उत्साह ज्यादा देखा जा रहा है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे तक के जो जिला निर्वाचन से जो आंकड़े आए हैं वो 23% कबीरधाम और 21% मतदान अब तक हो चुका है। जी। नए मतदाता जो है अपने उत्साह लिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग बूथ में है कार्यकर जो हम मतदाता है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। खासकर महिलाएं, जो कामकाज की महिलाएं होती हैं, वो अपने घरों का काम कंप्लीट करके फिर वो अपनी आ रही है और मतदाता जो है अपना मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजू, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे कई सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर वो अपने जहन में रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते आज नजर आने वाले हैं। जी, हमारे साथ कुछ युवा मतदाता भी हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करने देखते हैं। आप पहली बार आप मतदान दे रहे हैं, क्या है, किस टाइप का उत्साह है आपके पास? एक्साइटमेंट जो होती है वो बता कि मतलब है कि बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह का उत्साह है आपके पास? जी, जो हमारे देश को सुरक्षित रूप से चला सके हम उसी को मतदान करेंगे। और बाकी मेरा दूसरा बार मतदान है और मैं कोशिश करूंगी कि अपने सोच और विचार के साथ अच्छे मतदाता को, अच्छे प्रत्याशी को मैं अपना वोट दे सकूं। जो युवा मतदाता है वो अपने विकास को लेकर और चीजों से लेकर और जो विकास के कार्यों को लेकर जो कर रहे हैं उसकी लेकर मतदान करने हुए आए हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं भी आ रही हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मतदान किस विकास का है, क्या है, कैसी किस तरह के। मैम, किस आप मतदान करने आए हुए हैं, क्या सोच कर आए हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारे देश को अच्छे से संचालित कर सके, चला सके? यहाँ भी महिलाओं का कहना है कि जो देश को अच्छे से चला। जी बिल्कुल, तो संजू समझा जा सकता है कि तमाम ऐसे मतदाता है जो कई सारे उनके विचार उनके जहन में और उसी को लेकर अपने मत का प्रयोग करते भी यहाँ पर नजर आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर कवर्धा की यहाँ पर बात कर ली जाए तो जिस बूथ केंद्र पर, मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से और साथ ही मतदाताओं की सहूलियत के हिसाब से कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं? मतदान केंद्र में जो दिव्यांग है यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो दिव्यांग मतदाता है जो आए हैं उनके लिए पूरी ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि चुनावी के जो संबंध है यहाँ पे किस तरह से दिव्यांग लोग उपलब्ध है। लेफ्ट हैंड और व्हील चेयर है, वाली ईवीएम है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधा है, मतदाता में सांकेतिक भाषा है, जो दिव्यांग है या जो ब्लाइंड जो भी बच्चे भी जो होते हैं जो मतदाता है उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि मतदान करने के बाद यहाँ पे सेल्फी लिया जा सके और अपने मतदान को लोगों के उत्साह के लिए यहाँ पे दिखाया जाए। इस तरह का ये फ्रेम बनाया गया है आदर्श दिव्यांग मतदान केंद्र। इस तरह का यहाँ पे जिला निर्वाचन की तरफ व्यवस्था की गई है और यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे एनसीसी के कार्यकर्ता है, जो स्कूली बच्चे भी हैं और जो कॉलेज से भी हैं, वो इस तरह के बच्चे हैं जो सुरक्षा। बिल्कुल संजू, तो मतदाताओं में काफी उत्साह है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का जोश और होश दोनों के साथ में प्रयोग करते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कवर्धा से हमारे संवाददाता संजू हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आखिर मतदाता ये चाहते हैं कि जो उनके देश को, उनके प्रदेश को अच्छे से चला सके, उसी बात को ध्यान में रखकर वो अपने वोट का प्रयोग करने वाले हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और यही तमाम ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं जिसको लेकर
जिसको लेकर वो प्रचार प्रसार करते भी तमाम जो प्रत्याशी थे वो नजर आ रहे थे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोंगेरा से, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित कर रही है। स्कूल है, आपने सुना होगा, इंग्लिश मीडियम है, उसमें बहुत अलग तरह की पढ़ाई होती है, उस तरह से इनको बनाया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6,000 रुपए और 4,000 रुपए सालाना बोनस होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मिलेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली आप सबको मिलेगी। जब आप सिलेंडर को भरने जाएंगे तो 500 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। 17.5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। वन उपज का जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके अतिरिक्त आपको 10 रुपए मिलेंगे वन उपजों के लिए। 10 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क हादसों, आकस्मिक घटनाओं में मुफ्त इलाज मिलेगा। तीव्र फसल की एमएसपी पर खरीद होगी। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। शायद अभी तक 300 बनाए गए हैं, 700 और बनाए जाएंगे। महिलाओं और स्वयं सहायता समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ किए जाएंगे। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी। युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। अंत्येष्टि संस्कार में आवश्यक सामग्री लकड़ी कंडे सरकार देगी। ये नई घोषणाएं हैं। अब देखिए, इनके बारे में, इन घोषणाओं के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में और खास तौर से आपके अपने भविष्य के बारे में कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। मेरी बहनें, खास तौर से आपको, क्योंकि आप बच्चों की परवरिश करती हैं। अगली पीढ़ी आपके हाथों में है। आप खेतों पे भी काम करती हैं, बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए, नौकरियां भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद घर आकर सबका देखभाल करती हैं, परिवार को बनाती हैं और समाज की, बच्चों की परवरिश करके समाज को मजबूत बनाती हैं। तो आप सबको अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से बातों को समझना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। अब चुनाव आ रहा है तो अक्सर ये होता है कि हम पूछते हैं कि भाई किसको वोट डाल रहे हो, तो लोग कहते हैं कि हम एक पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सालों से डाल रहे हैं, बहुत समय से इन्हीं को डाल रहे हैं, या हम इसको डाल रहे हैं क्योंकि धर्म की बात ये अच्छी करते हैं, या हम उस पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि ये जाति की बात करते हैं। लेकिन मैं आज आकर यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो आपका वोट है वो कीमती इसलिए है क्योंकि इस पे आपका भविष्य बनता है। तो ये वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए जो आपके लिए काम करके दिखाती है। आज आप अपने प्रदेश को देखें तो देखिए, जैसे मैंने धान खरीद की बात की, मैंने कहा कि धान को 3200 रुपए में खरीदा जाएगा। अब मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कह सकती हूँ 500 का 5000 का खरीद लेंगे। आपको कैसे मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और उसे हम पूरा करने जाएंगे? क्योंकि ये मिसाल है, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में धान 2400 रुपए से ज्यादा में आज खरीदा जा रहा है और ऐसा पूरे देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद हैं, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। जब हम कहते हैं हम बिजली बिल माफ करेंगे या उसको हाफ करेंगे, इसका आधार है
कि कई प्रदेशों में ऐसा किया गया है। जब हम कहते हैं कि आपको मुफ्त इलाज मिलेगा 10 लाख रुपए तक, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी राजस्थान में 25 लाख तक इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं तो क्या समझने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके प्रदेश को मजबूत किया गया है या कमजोर किया गया है? क्या जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। ताली बजाने की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये सच्चाई है जिसका एहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार खर्चती है इन पैसों को तो आपको पूछना चाहिए, भाई ये मेरे काम के लिए खर्चा जा रहा है या ये किसी और वजह से खर्चा जा रहा है? तो आप केंद्र सरकार को देखिए, भाजपा की जो मोदी सरकार है, मोदी जी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में। एक जहाज खरीदा, एक और खरीद लिया। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के घूमने के लिए खरीदे गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत सुंदर संसद भवन है जो 70 सालों से चल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कुछ सालों पहले कि हम इसको पूरा हम नया बनाएंगे। हम दिल्ली के सुंदरीकरण को के लिए और संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। किसका पैसा बताइए? किसका पैसा है? जोर से बोलो। आपका पैसा। 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं संसद भवन के लिए। अभी अभी उद्घाटन हुआ कुछ महीनों पहले। जब उन्होंने ये घोषणा की, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी। उस समय गन्ने के किसानों का जो बकाया था वो 15,000 करोड़ रुपए था। किसान सब सड़क पे थे। गन्ने के किसान बकाया मांग रहे थे, बाकी किसान कह रहे थे कि हमें ये काले किसान के कानून नहीं चाहिए। उसी समय जब इनका बकाया 15,000 करोड़ रुपए था, आपने घोषणा की कि 20,000 करोड़ रुपए हम संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए कर रहे हैं, दे रहे हैं। और आपने उसी समय कहा कि 15,000 करोड़ के बकाये को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो किसान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन संसद को सुंदर बनाना है, अपना मान सम्मान बनाना है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने हैं, इसके लिए पैसा है। इसी तरह से जब किसानों के कर्ज को माफ करने की बात हुई, आपको याद होगा जब यहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, आपको वादा किया था किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। जैसे 24 घंटे नहीं हुए थे, 24 घंटे नहीं हुए थे कि बघेल जी और राहुल जी की बात हुई, और पहली जो मीटिंग थी मंत्रिमंडल की, पहली सभा में यह तय किया गया कि आज से हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने खुद देखा, आप में से कई किसान भी होंगे जिनके कर्ज माफ हुए, तो आपने खुद देखा कि ये काम हुआ। भाजपा के लोग क्या कहते हैं? इसके लिए पैसे नहीं है। ये कहकर कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उसी समय बड़े बड़े उद्योगपति अडानी जी, अंबानी जी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनके पेट भरे हैं, जिनके जीवन अच्छे चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े महल हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये पैसे किसके हैं। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, किसके पैसों से माफ किए जा रहे हैं? किसके पैसों से? बताइए, किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। जब बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, कुछ तो काम की होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी काम की नहीं है, कुछ चीजें काम की होती हैं, उनको समझिए कि चलो इस बार तो अच्छी तरह से पैसा खर्चा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं, सीधी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था?
लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए। कितने कितने? जरा माताएं बहनें बताइए कितने कितने? 2 लाख करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा। ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है। लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही है। और इतनी बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा है ना 10% डिस्काउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगी। ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं और एक दुकान पर लिखा है 10% डिस्काउंट, तो चलो भाई उधर नहीं जाना है, पहले यहां जाएंगे। ये मोदी दवाई में 80% डिस्काउंट दे रहा है, 80%। और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
खर्च होने से बचे हैं। और मेरे परिवारजनों, जब इलाज पर खर्च बचता है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है ऐसा नहीं है। एक तो गरीब, और हमारे यहां तो हमने देखा है परिवार में कोई मां कोई बहन बीमार हो जाए तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है। कितना ही दर्द होता हो वो काम करती रहती है, बताती नहीं है। क्यों? उसके मन में रहता है कि अगर परिवार में बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है। भगवान जितने दिन जिंदा रखेगा रखूंगा, रह लूंगी, मुसीबत झेल लूंगी, दवाई भले ना हो लेकिन बच्चों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। ये मेरे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपकी पीड़ा को समझता है। मेरी कोई मां कोई बहन बीमारी झेलती झेलती जिंदगी काटे, ये उसका बेटा सह नहीं सकता। और इसलिए आयुष्मान योजना से सिर्फ पैसे बचते ऐसा नहीं, पूरा परिवार बच जाता है। परिवार के सपने फिर से जिंदा हो जाते हैं, परिवार फिर एक बार खुशहाल हो जाता है, नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है। साथियों, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। पीएम आवास की इस योजना पर ही अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? जरा बोलना पड़ेगा भाई, कितना? इधर वाले बोलो ना, कितना? जो पत्रकार है उनको बोलने की जरूरत है, वो तो लिख लेंगे। जो पत्रकार नहीं है वो बोले कितना? 4 लाख करोड़ रुपया। लोग राम मंदिर बन रहा है उसकी तो चर्चा कर रही है, 4 करोड़ लोगों के घर भी बन रहे हैं दोस्तों। लाखों करोड़ खर्च करके घर बन रहे हैं। शौचालय हो, उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन हो, इस पर भी हजारों करोड़ रुपयों का निवेश सरकार ने किया है। हाल में उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपया तक सस्ता कर दिया गया। यानी हमने गरीबों को सुविधाएं भी दी है और उनका पैसा भी बचाया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का इतिहास डगर डगर पे झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और बिल्कुल चेहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए। झूठ बोलने की हिम्मत देखिए इनकी। और उनको लगता है
देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है। अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती है। वो परिवार को कहता है ये कांग्रेस वाले झूठे हैं। भाइयों बहनों, आज भी कांग्रेस यही कर रही है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2018 में कहा था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने में भी उनको सरकार से चलाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं किया। वहीं भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके के चोट पे करते हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना के तहत उसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं और साल में 3 बार करते हैं। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं काला पीपल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बोला था ना, और जो बोला वो करके दिखा दिया। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कांग्रेस अगर समस्या का समाधान चाहती, 1947 में देश की आजादी के बाद, 1952 में पहले चुनाव के बाद, वह कभी भी हर घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम कर सकती थी, हर गरीब को घर दे सकती थी, हर गांव तक बिजली पहुंचा सकती थी, हर परिवार को रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे सकती थी, भूख से मर रहे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकती थी, बीमारी से तड़पते हुए लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा का कवर दे सकती थी। कांग्रेस ने इनमें से कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहां तो उल्टा करती थी कांग्रेस, कहती थी देश के संसाधनों पर तो केवल मुसलमानों का अधिकार है, यही तो कहती थी। इस देश का हिंदू कहां जाएगा, कहां जाएगा? और इसके साथ जिस प्रकार का भेदभाव करती थी, भाइयों बहनों, यह देश और इस देश की युवा पीढ़ी को कांग्रेस को कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी माफ नहीं करना चाहिए। राजनीति जिनके लिए पेशा हो जाए, राजनीति जिसको जो लोग अपनी पपौती बना ले, राजनीति छल छद्म और धोखा देने का देश के साथ, समाज के साथ, युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो लोग कुत्सित प्रयास करते हैं, उन्हें राजनीति के इतिहास में सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए। उनके राजनीति की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने जो कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित कर दिया। शौचालय सबको, हर गरीब के घर को, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध करवा दिया। 4 करोड़ गरीबों के मकान 9.5 वर्ष में बन गए। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल गया। 80 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन देने की व्यवस्था, और अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन गरीबों को मिलता रहेगा। ये काम मोदी जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवे, रेलवे,
चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ चुनाव की, जहां पर क्या कुछ अपडेट है और कितना वोटिंग प्रतिशत है। इसके लिए हमारे साथ में शशांक उपाध्याय हमारे संवाददाता राजनांद गांव से जुड़ गए हैं। शशांक, फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी मतदान केंद्र पर मौजूद है। फिलहाल मतदाताओं में किस प्रकार का उत्साह है, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह हमने जहां संगवारी मतदान केंद्र को अपने दर्शकों को दिखाया था जी की जो व्यवस्थाएं हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, प्रशासन के द्वारा की गई है। मतदाता मतदान केंद्रों पर आराम से पहुंच सके और अपने जो का उपयोग जो है आसानी से कर सके। इस समय हम डोंगरगढ़ के ग्राम गातापार, जंगल गातापार जिसे वहां मौजूद है, जो बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ 3 गांव का है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में जो है वो फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हथियारबंद वो ड्यूटी पर तैनात है। और जो सबसे बड़ी जो बात है वो तंत्र का जो महापर्व कहा जाने वाला चुनाव है, उसके तहत बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह पूर्वक बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत प्रयोग कर रहे हैं। जी फिलहाल डोंगरगढ़ की बात कर ली जाए तो 2018 में सबसे ज्यादा डोंगरगढ़ में ही वोटिंग प्रतिशत था। 85% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। फिलहाल अगर हम 1 बजे तक की बात कर ली जाए तो फिलहाल 1 बजे तक डोंगरगढ़ और उसके साथ ही साथ राजनांदगांव में वोटिंग प्रतिशत कितना है? जी मैं आपको बता दूं कि 1 बजे तक डोंगरगांव में जहां 39% मत का उपयोग किया गया है, वहीं डोंगरगढ़ में 41.10 मत का जो है वो देखा गया है। वहीं खुद विधानसभा में 46.67 और राजनांदगांव में 38% मत जो है वो पड़े हैं। वहीं जो अविभाजित राजनांदगांव की बात की जाए तो जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है, वहां पर जो एकमात्र विधानसभा खैरागढ़ पड़ता है, वहां 44.27 जो मत का प्रतिशत अब तक निकलकर सामने आया। दोपहर 1 बजे तक की बात की जाए तो का समय है और अब जो है मतों की जो पढ़ने की स्थिति है वो धीमी होगी और जो आखिरी के चंद घंटे हैं वहां पर फिर एक बार जो मतदान है उसमें तेजी देखने को मिलेगी। जी, और राजनांदगांव पर सबकी नजर इसलिए भी टिकी हुई है शशांक, अगर देख लिया जाए तो ये बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में 29 प्रत्याशी यानी कि 20 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा प्रत्याशी इसी विधानसभा सीट पर मौजूद है। ऐसे में क्या माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, राजनांदगांव जिले की बात की जाए तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र जो है वो हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मैदान है तो वही कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन को मैदान पर उतारा है, जो आपस में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं एक दौर देखने को मिला है चुनाव में जहां बड़ी संख्या में बिल्कुल शशांक, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने वोट का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ में जुड़े हुए थे राजनांदगांव से, जहां पर देखा जा सकता है कि जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है और साथ ही राजनांदगांव की बात कर ली जाए तो ये हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है। अब ऐसे में कांग्रेस किस प्रकार से यहाँ पर टक्कर दे पाती है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को, ये एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल इसका जो फैसला है वो तो मतदाता तय करेंगे। एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।